मित्रों, आज बात करते हैं हम रासायनिक सेल पे। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोड की। जब कोई धात्विक छड़ अपने ही आयनों के विलयन में डूबी हो, तब इस युक्ति को ही इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार की होती है, एनोड व कैथोड। इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड द्वारा विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने या विलयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको ई अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है, आक्षीकरण विभव व अपचन विभव। आक्षीकरण विभव। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली इलेक्ट्रोड को एनोड या एनोडीय अर्धसेल, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को आक्षीकरण तथा इसके इलेक्ट्रोड विभव को आक्षीकरण विभव कहते हैं। इसको ई ऑक्सीडेशन या ई ऑक्सी या ई M/M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार अपचन विभव। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली इलेक्ट्रोड को कैथोड या कैथोडीय अर्धसेल, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचन तथा इसके इलेक्ट्रोड विभव को अपचन विभव कहते हैं। इसको रिडक्शन या ई रेड या ई Mn+/M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं आक्षीकरण विभव व अपचन विभव में संबंध की। इलेक्ट्रोडों के आक्षीकरण विभव व अपचन विभव के परिमाण अर्थात अंकिक मान समान तथा चिन्ह विपरीत होते हैं। अपचन विभव बराबर माइनस आक्षीकरण विभव या ई रिडक्शन बराबर माइनस ई ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोड विभव को व्यक्त करना। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव को अपचन विभव के रूप में ही व्यक्त करते हैं, या यूं कहिए कि धातु के अपचन विभव को ही उसका इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रोड विभव बराबर अपचन विभव, ई बराबर ई रिडक्शन। मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात मानक अपचन विभव। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा आयनिक विलयन की 1 मोलर सांद्रता पर लिए गए इलेक्ट्रोड विभव अर्थात अपचन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचन विभव कहते हैं। इसे ई नोट या ई नोट रिडक्शन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात मानक अपचन विभव बराबर माइनस मानक आक्षीकरण विभव। ई नोट अर्थात ई नोट रिडक्शन बराबर ई नोट ऑक्सीडेशन। रासायनिक सेल। अब हम बात करते हैं रासायनिक सेल की। इससे पहले हमने छोटे छोटे पॉइंट बताए ताकि कुछ समझ आ सके। जब दो इलेक्ट्रोडों अर्थात अर्धसेलों को किसी युक्ति द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है, तब बनने वाले निकाय को रासायनिक सेल कहते हैं। अर्थात अर्धसेल प्लस अर्धसेल बराबर रासायनिक सेल। अर्ध एनोडिक सेल अर्ध कैथोडिक सेल बराबर रासायनिक सेल, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल।
अब विद्युत अपघटनी सेल की बात करते हैं। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? जब दो इलेक्ट्रोडों अर्थात अर्धशैलों को एक ही पात्र में किसी आयनिक विलयन में रखकर आपस में बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है, तब बनने वाले सेल को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इसमें बैटरी द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसे विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनात्मक होता है, जिस पर ऑक्सीकरण होता है, तथा कैथोड ऋणात्मक होता है, जिस पर अपचन होता है। इस सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब दूसरा है विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल। जब दो इलेक्ट्रोडों अर्थात अर्धशैलों को दो अलग अलग पात्र में उनके आयनिक विलयन में रखकर आपस में शार्ट ब्रिज द्वारा जोड़ दिया जाता है, तब बनने वाले सेल को विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस सेल में एनोड ऋणात्मक होता है, जिस पर ऑक्सीकरण होता है, तथा कैथोड धनात्मक होता है, जिस पर अपचन होता है। इस सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नष्ट समीकरण। यह समीकरण किसी इलेक्ट्रोड और उसके आयनिक विलयन की सांद्रता में संबंध व्यक्त करती है। माना एक इलेक्ट्रोड पर निम्न अपचन अभिक्रिया होती है। Mn आयन N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके M धातु में अपचयित हो जाता है, तब E अर्थात धातु का इलेक्ट्रोड बराबर E0 धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 2.303 RT बटे NF log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटे NF log M बटे M आयनों की सांद्रता। परंतु ठोस अवस्था में धातुओं की सांद्रता एकांक होती है, अतः धातु M की सांद्रता बराबर 1। इसलिए धातु M की सांद्रता जब हम 1 रख देते हैं, तब आता है या E बराबर E0 माइनस 2.303 RT या बटे NF RT बटे NF log 1 बटे M आयनों की सांद्रता, जहां E धातु का इलेक्ट्रोड विभव, E0 धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव और गैस नियतांक, या यहाँ पर विलयन की केस में इसे विलयन नियतांक कह सकते हैं, जिसका मान है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। T बराबर परमताप है, जो सामान्यतः 298 केल्विन लिया जाता है। N स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। F फैराडे नियतांक है, जिसका मान 96,500 कूलाम होता है। और Mn प्लस कंसंट्रेशन जो है आयनिक विलयन की मोलर सांद्रता है। उपरोक्त मान नष्ट समीकरण में रखने पर 2.303 RT बटे F का जो मान आता है वो 0.059 आता है, जो लगभग बराबर ले लेते हैं हम 0.06 के। इस प्रकार जो नष्ट समीकरण जो आई इलेक्ट्रोड के लिए वो आई E बराबर E0 माइनस 0.06 बटे N log 1 बटे M आयनों की सांद्रता। अब गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल अर्थात E सेल। माना सेल के एनोड पक्ष में होने वाली एनोडीय अभिक्रिया M1 धातु है, जो M1 आयनों में N इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और सेल की कैथोडीय अभिक्रिया
M2 के आयन N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके M2 धातु में अपचयित हो जाते हैं। इस प्रकार ये अपचयन अभिक्रिया है। उपरोक्त दोनों सेल अभिक्रियाओं को जोड़ने पर प्राप्त सेल अभिक्रिया अर्थात रिडॉक्स अभिक्रिया जो हमें प्राप्त होती है वो है M1 धातु प्लस M2 आयन बराबर M1 आयन प्लस M2 धातु। अब सेल संरचना कैसे बनाएंगे? सेल संरचना एनोड जो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण की वाली जो धातु है अर्थात एनोड वो हम लेफ्ट साइड पे लेंगे और जो कैथोड है वो राइट साइड पे लेंगे। वैसे दिखाएंगे M1 धातु ऑक्सीकृत हो रही है M1 आयनों में जो इक्वस सॉल्यूशन है, फिर बीच में डबल लाइन में साल्ट ब्रिज है, फिर साल्ट ब्रिज के बाद जो है हमने M आयनों वाला पात्र दिखाया है M2 आयनों वाला इक्वस विलयन को दर्शाता है और वो अपचयित हो रही है M2 धातु में, ठीक है ना। तो एनोड की तरफ M1 धातु M1 आयनों में ऑक्सीकृत हो रही है और कैथोड की साइड जो है M2 आयन जो है M2 धातु में अपचयित हो रहे हैं। एक तरफ ऑक्सीकरण हो रहा है, एक तरफ अपचयन हो रहा है। नष्ट समीकरण के अनुसार सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.06/n log इधर इनकी सांद्रता ऑक्सीकरण वाली M1 आयनों की सांद्रता M2 धातु की सांद्रता बटे M2 आयनों की सांद्रता इंटू M1 धातु की सांद्रता। परंतु ठोस अवस्था में धातुओं की सांद्रता एकांक होती है, अतः M1 धातु की सांद्रता बराबर M2 धातु की सांद्रता बराबर 1। अतः ये M1 और M2 की सांद्रताओं का एक मान जो है जब हम समीकरण में रख देते हैं तो नष्ट समीकरण के अनुसार सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.06/n log M1 आयनों की सांद्रता बटे M2 आयनों की सांद्रता। ये समीकरण आ गई है। दूसरा रूप इसका यह है कि ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.06/n log ऑक्सीडेशन वाले आयनों की सांद्रता बटे रिडक्शन वाले आयनों की सांद्रता, जहां ई सेल का विद्युत वाहक बल, ई नोट सेल का मानक विद्युत वाहक बल और ई सेल का जो मान है, ई नोट सेल का जो मान है, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड अर्थात कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस ई नोट एनोड अर्थात एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दो इलेक्ट्रोड अगर दिए हैं तो अगर जिसका ज़्यादा पॉजिटिव है उसकी कैथोड बना लेंगे, जिसका कम पॉजिटिव है उसकी एनोड बना लेंगे, या एक पॉजिटिव दिया है एक नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव वाले की कैथोड बनेगी, नेगेटिव वाले की जो है एनोड बनेगी। अगर दोनों नेगेटिव दिए हुए हैं तो कम नेगेटिव वाले की कैथोड बनेगी और अधिक नेगेटिव वाले की एनोड बनेगी। इस प्रकार से हम कैथोड के जो मानक इलेक्ट्रोड होते हैं उनके आधार पर कैथोड या एनोड बना लेंगे और उससे ई नोट सेल निकाल लेंगे। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात मानक अपचयन विभव और धातुओं के विभिन्न गुण। नंबर 1, धातुओं के आक्षीकारक गुण उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के समानुपाती होते हैं, अर्थात जिन धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव जितने अधिक होंगे वे धातुएं उतनी ही अच्छी आक्षीकारक होंगी। नंबर 2, धातुओं के अपचायक गुण और क्रियाशीलता उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के विलोमानुपाती होते हैं, अर्थात जिन धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव जितने कम होंगे वे धातुएं उतनी ही प्रबल अपचायक और अधिक क्रियाशील होंगी। नंबर 3, दो धातुओं में जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा उसका सदैव एनोड बनेगा और जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा उसका सदैव कैथोड बनेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। नंबर 4, दो धातुओं में जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा उस धातु के आयन अधिक मानक इलेक्ट्रोड वाली दूसरी धातु के आयनों को
आयनिक विलयन से विस्थापित कर देंगे। ठीक है ना। नंबर 5, दो धातुओं में कम मानक इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु का अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु के आयनों के विलयन को रखने हेतु पात्र अर्थात बर्तन नहीं बनाया जा सकता है और न ही धातु को उस विलयन में डुबोकर रखा जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने पर जो धातु है कौन सी, कम मानक इलेक्ट्रोड वाली धातु है वो ऑक्सीकृत होकर खराब या समाप्त हो जाएगी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। विभिन्न तत्वों को सामान्यतः उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के अनुसार नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ते क्रम में या कभी कभी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। जिन तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव नेगेटिव होता है वे तत्व हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील और परबलकचायक होते हैं, और जिन तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव पॉजिटिव होता है वे तत्व हाइड्रोजन से कम क्रियाशील और परबल अक्षीकारक होते हैं। उदाहरण, अब उदाहरण करते हैं। एक सेल में 0.001 मोलर कॉपर सल्फेट और 0.1 मोलर जिंक सल्फेट विलयन भरा है। यदि जिंक व कॉपर के मानक अपचन विभव क्रमशः 0.034 वोल्ट व -0.76 वोल्ट हो, तब सेल संरचना सेल अभिक्रिया प्रदर्शित करते हुए सेल विभव अर्थात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। अब देखिए सेल संरचना में जो है कॉपर धातु का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो कम है, अर्थात नेगेटिव में है, वो कम है, इसलिए उसका एनोड बनाएंगे। और जिंक का पॉजिटिव है अर्थात अधिक है, उसका हम जो है कैथोड बनाएंगे। इसलिए कॉपर का एनोड बनाते हुए कॉपर आयन की सांद्रता, फिर साल्ट ब्रिज, फिर जिंक आयन और उनकी सांद्रता, फिर जिंक मेटल, ऐसे ही हमने सेल संरचना दिखाई है। इधर लेफ्ट साइड में एनोड है और राइट साइड में कैथोड है। अब माना सेल की एनोडीय विक्रिया, सेल के एनोड पर विक्रिया है वो कॉपर ऑक्सीकृत हो रहा है आयनों में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। और सेल की कैथोडीय विक्रिया जो है, कैथोड पे देखो जिंक आयन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जिंक धातु में बदल रहे हैं, अपचयित हो रहे हैं, अपचयन प्रक्रिया है जिंक के। अब उपरोक्त दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाओं को जोड़ने पर प्राप्त सेल अभिक्रिया, जिसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, वो प्राप्त हुई है कॉपर प्लस जिंक आयन बराबर कॉपर आयन प्लस जिंक मेटल। अब इस दिए हुए सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल बराबर मानक विद्युत वाहक बल ई नोट सेल -0.06/n log कॉपर आयनों की सांद्रता बटे जिंक आयनों की सांद्रता, तो कॉपर आयन ऑक्सीकृत होकर पड़े हैं और जिंक आयनों का अपचयन हुआ है। तो ई नोट सेल हम जानते हैं, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब दिया हुआ है जो हमने कैथोड है वो जिंक धातु की बनाई है और जो एनोड है वो कॉपर धातु की बनाई है। अब इस प्रकार से ई नोट सेल बराबर प्लस 0.34 वोल्ट माइनस जो ब्रैकेट में साइन सहित -0.76 वोल्ट। इस प्रकार ई नोट सेल अर्थात सेल का मानक विद्युत वाहक बल बराबर प्लस 1.10 वोल्ट आता है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि जिंक आयनों की सांद्रता जो है वो जिंक सल्फेट के बराबर होगी जो कि 0.1 मोलर है। इसी प्रकार कॉपर आयनों की जो सांद्रता है वो कॉपर सल्फेट के बराबर होगी, क्योंकि दोनों जो है पर्पल विद्युत घट है 100% आयनित होंगे, इसलिए उनके बराबर ही होगी। तो कॉपर आयन सांद्रता कॉपर सल्फेट के बराबर 0.001 मोलर। और स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या इस ऑक्सीकरण और अपचन की जो प्रक्रियाओं में जो 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आपस में हुआ है।
इस प्रकार ई सेल बराबर प्लस 1.10 वोल्ट माइनस 0.06 बटे 2 अनकॉमन है, लोग 0.001 बटे 0.1 या ई सेल बराबर प्लस 1.10 वोल्ट माइनस 0.03 लोग 1/100। अब ऐसे इसे सिंप्लीफाई करने पर जो है ई सेल जो आता है प्लस 1.16 वोल्ट आता है। ठीक है ना। उदाहरण, क्या 1 मोलर जिंक सल्फेट विलयन को कॉपर से बने पात्र में भरकर रख सकते हैं? दिया है जिंक का मानक विद्युत वाहक बल बराबर प्लस 0.34 वोल्ट तथा कॉपर का मानक विद्युत वाहक बल ई नोट बराबर माइनस 0.76 वोल्ट। हल, नहीं रख सकते, क्योंकि कॉपर का मानक अपचन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव कम अर्थात नेगेटिव है। अतः कॉपर जिंक की अपेक्षा अधिक क्रियाशील और प्रबल अपचायक धातु है, जो जिंक सल्फेट को जिंक में अपचयित करते हुए स्वयं कॉपर सल्फेट में ऑक्सीकृत होकर घुल जाएगी और समीकरण निम्न प्रकार होगी। इसलिए इसमें हम इसे नहीं रख सकते हैं। कॉपर के पात्र में हम जिंक सल्फेट के विलयन को नहीं रख सकते हैं। कॉपर धातु जो है कॉपर आयन में या कॉपर सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाएगी। ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, बाकी फिर देखते हैं।